आखिर इस केस में क्यों बरियत नहीं मिल रही है? देखिए, ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला सियासी है। मालकान जो मीडिया पर काबिज थे और पिछले कई सालों से, दहाइयों से उन्होंने एक साजिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि एक ही मामले पर 2 FIR नहीं कर सकती। मुद्दई खुद कह रहा है कि कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई मुतासर फरीक नहीं आया, कोई शिकायत कुनिंदा नहीं आया। 9 जजेस, मौजूद जजेस कहते हैं नॉट बिफोर मी। एक बेंच आके फैसला सुनाता है, चैम्बर में जाते हैं, दोबारा आके कह देते हैं नॉट बिफोर मी। कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं है, न गैस है, न पानी है, न पैसे हैं, न आटा है, न LPG है, न गैर मुल्की इमदाद है, न IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि हमारे मुखालिफ हरीफ हमें कहते हैं कि लोग हमें वोट नहीं दे रहे। और ये 3 जजेस का नहीं, 17 जजेस का फैसला है। आप देखें इनके साथ क्या होगा। बहुत सख्त परेशानी है नून लीग के अंदर। वैसे ये मीडिया खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में जो सियासी इंतशार है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि इलेक्शंस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी PDM इन्हीं कोशिशों में है कि किसी भी तरह से थोड़ा वक्त और मिल जाए। जो मईशत बचाने आए थे अब मईशत डुबा कर बैठे हुए हैं। और सूबाई इंतखाबात की तारीख तो आ गई है, आम इंतखाबात कब होंगे ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो सियासी पेशगोई करने में अपना जवाब नहीं रखते हैं। शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शेख साहब, आज पहला सवाल तो यही बनता है कि जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था? आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ससुराल इस दफ़ा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और 3:15 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद जेल नॉर्मल थी। सिर्फ एक दिन वो ले गए थाना इंडस्ट्रियल एरिया से, और किस जगह लेके गए मुझे नहीं पता, कौन लोग थे ये भी नहीं पता। कोई बदअखलाकी नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनसे मेरा तल्लक नहीं था। फ़ोन उनके पास थे मेरे, उन्होंने पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया। बाकी ठीक। जेल में मैं चक्की में था। मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे B क्लास पसंद ही नहीं है। तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना, और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। और जब ससुराल वालों ने देखा मैंने कि कोई लिफ्ट नहीं है तो मैंने कहा चलते हैं, जमानत कराई। और तो शेख साहब, आपने फिर सिगार वहाँ पे पिया? फिर जेल में आपने सिगार? हाँ जी, हर सुबह से शाम तक सिगार। तो उनको बड़ी तकलीफ थी इसलिए मैंने ज़्यादा पिए। अच्छा शेख साहब, आप जेल को ससुराल कहते हैं और खान साहब भी जेल भरो तहरीक चला चुके हैं, तो खान साहब खुद गिरफ्तारी देने के हक में क्यों नहीं है? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या खदशात हैं? दरअसल खान साहब की सियासत को ये लोग समझ नहीं पाए। देखें, उसकी गिरफ्तारी देने वाले काफ़ी है। और अभी आधा घंटा पहले मैं आया हूँ, 40-1 मिनट बैठा तो मैं आया, मैंने बताया कि आज मेरा बोल पे इंटरव्यू है तो मैं जा रहा हूँ। भाई, उसकी गिरफ्तारी क्या करनी है आपको? आप उसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं। 74 मुकदमे उस पर बनाए हैं आपने। और मैं तो आज जा रहा था आपके इंटरव्यू के बाद, गाड़ी तैयार खड़ी थी इस्लामाबाद। उसने कहा नहीं, परसों जो रैली निकलनी है उसमें मैंने तो नीचे बैठे होना, तो आपने उसमें शामिल ज़रूर होना है। सो सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। अब मैं परसों रैली में शरीक हूँगा। शेख साहब, आपकी ये जो खान साहब से मुलाकात हुई, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कोई एक्सक्लूसिव कोई बात हुई, कोई ऐसी अहम बात अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? देखें, 10-15 दिन बड़े अहम हैं और सुबह शायद पंजाब का शेड्यूल भी आ जाए। और KPK का गवर्नर तो आपको पता उसका रिश्तेदार है, पता नहीं क्या करेगा फजलुर रहमान का। हाँ। लेकिन इस बात पर मेरे और इमरान खान की राय एक है कि अगर दिन आगे पीछे करके एक दिन इंतखाब हो जाएं और शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ दें तो हम एक दिन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, कौमी और सूबे का। इस पर मैं इमरान खान की राय से इत्तेफाक शेख साहब, आपको आप जो बात कर रहे हैं एक दिन के हवाले से, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इसके कितने चांसेस हैं?
बड़ा मुश्किल सवाल किया आप। जी जी शेख साहब, लेकिन आप तो मुश्किल सवाल का जवाब दे देते हैं ना शेख साहब, आप बड़े माहिर हैं। ऐसा हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे बट दिस इज पॉसिबल। इस पर बात चल रही। जी ठीक है शेख साहब, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है आप कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अब तक नाकाम रहे हैं। तो पीटीआई के कारकुनान भी ज़मान पाक पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं फ़ौरन ज़मान पाक पहुंचे खान साहब के लिए। तो क्या हुकूमत आपको कामयाब होती दिखाई देती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सियासी नक्शा क्या होगा? और मकबूल बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। देखें, खान के पास नौजवानों के दस्ते हैं, ये थके हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इनके अंदर खुद नून लीग के अंदर फूट पड़ी हुई है। आज का अखबार पढ़ो, आसफ जरदारी कह रहा है मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। आज का अखबार पढ़ो, बिल्लो रानी कह रही है जनाब अली कि हमें सिंध के पैसे ना दिए तो हम वजारतें छोड़ देंगे। मेरा क्या इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, ना गैस है, ना पानी है, ना पैसे हैं, ना आटा है, ना LPG है, ना गैर मुल्की इमदाद है, ना IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी जी। तो फिर ये क्या करेंगे जी? इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे? क्या करेंगे इस मुल्क में? इस मुल्क की जो खुदा मेरा गुनाह माफ करे, मैं 2 दफा कह चुका हूं, मुझे पिंडी वाले मेरे हल्के कह रहे हैं कि शेख साहब ये मत कहें, टीवी चैनल पर हमारी बेइज्जती होती है। हमारे कब्रिस्तानों में लिख के लगा दिया कि अगर आपके पास कब्र के पैसे नहीं है तो इन मोबाइल नंबरों पर रिंग करें। आप देखें, मैं जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरे जनाजा गांव पे लोगों ने नंबर लिख के लगा दिए हैं कि अगर आपके पास तजवीज़ और तकफीन और एक कब्र की पेमेंट ना हो तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें, हम आके पेमेंट कर देंगे। ये है हाल, जेन्युइन हाल ये है कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं हैं। बाकी बातें छोड़ें आप। अच्छा शेख साहब, आपने अभी जरदारी साहब का भी जिक्र किया और बिलावल साहब के बयान भी आप सुन रहे होंगे। तो जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, कहते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब की सवाबदीद है। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब स्मार्टली हाथ कर रहे हैं नून लीग के साथ, बल्कि अगर मैं कहूँ पूरी PDM के साथ? मेरा ईमान है कि उसने हाथ कर दिया। मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, ईमान की हद तक सोचता हूं कि नून लीग का सत्यानाश कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं नून लीग की इस हालत का तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुद नून लीग वाले कह रहे हैं हमें कि शेख साहब कोई हमारे लिए रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा यार कितना रास्ता निकलेगा। और मैंने अभी इमरान खान साहब को कहा है, मैं बोल में आपके साथ शेयर करता हूं कि खुदा के लिए टिकटें ना अनाउंस करना। जी जी। उसने कहा क्या कह रहे हो तुम शेख रशीद? मैंने कहा जी आपने टिकटें अनाउंस की तो PTI के कैंडिडेट का PTI के कैंडिडेटों से मुकाबला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये लाहौर, और मैंने कहा जी ये सब कुछ लाहौर। उन्होंने कहा मैं कल आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैंने कहा शेड्यूल आए, अगर ये इकट्ठी होती हैं तो इकट्ठी अनाउंस करें, अलहदा होती हैं तो अलहदा अनाउंस करें। बिफोर टाइम टिकट्स अनाउंस की तो हलकों में मसले पैदा। मेरे लिए नहीं जी, मैं तो एक सीट की सियासत करता हूं, मैं तो सूबे की सियासत नहीं करता। मेरा तो सूबों से, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमान पार्क के बाहर, वो मोस्टली लोग सूबों में, भाई मैं सूबे की सियासत नहीं करता, आप मुझसे सूबे का सवाल क्यों करते हैं? जब मैं सूबे की ना सियासत करता हूं ना कैंडिडेट हूं, तो मैंने खान साहब से ये कहा कि आप खुदा के लिए अभी टिकट अनाउंस ना कीजिएगा और हालात को देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि PTI का मुकाबला खुदा न खास्ता PTI के उन कैंडिडेटों से ना हो जाए जिनको टिकट ना मिले, क्योंकि नून लीग तो फारिग है। नून लीग तो सियासी तौर पर नाहल और नालायक साबित हुई है और पुराना बदला लिया है आसफ जरदारी ने नून लीग से। आप पुराने बदले की बात करें शेख साहब, को लगता है नून लीग को बात समझ आ गई, जरदारी साहब ने उनसे कोई बदला लिया पुराना? नून लीग समझ चुकी है बात? मैं अपने शहर की हद तक कह सकता हूँ कि लोगों को समझ आ गई है। वो खुद हमें कहते हैं कि शेख साहब हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हमें जी जी लोग वोट नहीं दे रहे। ठीक।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि हमारे मुखालिफ हरीफ हमें कहते हैं कि लोग हमें वोट नहीं दे रहे। अच्छा, एक अहम सवाल शेख साहब, ये जो अटर्नी जनरल और राना सनाउल्लाह साहब एक अनोखी एक निराली मंतक पेश कर रहे हैं जी इलेक्शन कराने के खिलाफ, जो 4-3 का फैसला हुआ है क्योंकि 2 जजेस ने पहले अलहदगी इख्तियार कर ली थी, इस बात में कितना वजन आपको दिखाई देता है? या हुकूमत इस तरह की बातें करके आप कह सकते हैं मुसलसल अपनी कमज़ोरी को जाहिर कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या समझ आता है? देखें, अगर वो कहते हैं कि 2 ने दिया है यानी 5 ने दिया है और 4 ने दिया है, तो उन्होंने भी तो कहा है कि 90 दिन से ज़्यादा आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। और ये 3 जजेस का नहीं 17 जजेस का फैसला है। आप देखें इनके साथ क्या होगा। मैंने राजा साहब को पैगाम पहुँचाया क्योंकि राजा साहब मेरे साथ 3 साल मेरे मुतहद रेलवे में रहे। मैंने कहा आप ना कहीं आर्टिकल 6 की जद में आज ना, उसको लगे रहने दो जो फजलुर रहमान का रिश्तेदार है, उसको लगे रहने दो कि वो सोमवार वाले दिन आज कागज़ खोले और फिर जवाब दे। और 3 जजेस ने क्लियरली दिया है कि आप पहली लाइन पढ़ें उसके ऑर्डर की कि ये जो नया बेंच बना है उसमें 3 और 2 का ये फैसला है, बाकी उन दोनों को भी शामिल कर लो। वो तो 90 दिन कहते हैं, तो फिर कहाँ जाएगी इनकी निगरान हुकूमतें। बहुत सख्त परेशानी है नून लीग के अंदर। वैसे ये मीडिया खेल रहे हैं, ठीक है, वैसे ये मीडिया खेल रहे हैं। अंदर से इनके अंदर बड़ी परेशानी है कि ये उल्टे बांस बरेली को हो गए, जो बात करते हैं उल्टे गली पड़ जाती है। अब देखें ना, मैं तो लाहौर की जी सियासत नहीं करता और मुझे जाना है, और उन्होंने परसों रैली है उनकी, तो उन्होंने कहा शेख रशीद आप भी रहे यहाँ पे लाहौर में। मैंने उनको कहा जी कि मैं तो पिंडी की हद तक सियासत करता हूँ। उसने कहा नहीं, लाहौर में भी तेरा रहना बड़ा ज़रूरी है परसों की रैली में, क्योंकि तुम हमारे साथ खड़ा है तो फिर यहाँ रैली में रहना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं राजनपुर के हलके की आपको बात ना बताऊँ, तो राजनपुर में मेरा गांव, मेरा इलाका, हमारा भाई, हमारा सिल्क का हल्दी का काम है यहाँ कसूर में। मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ की लोगों में, देहाती लोगों में इतना शऊर पैदा हो जाएगा कि लोगों ने कोई झंडा नहीं लगाया इमरान खान का, लोगों ने कोई पोस्टर नहीं लगाया, उनकी ज़मीनों पे हल चले, सारी गवर्नमेंट उधर थी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उधर थी। इस तरह औरतें बाहर निकली हैं वोट डालने के लिए कि 35 के 38 हज़ार वोटों से उस शख्स को जिता दिए, मोहसन को। और मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया इस राजनपुर को। अगर राजनपुर की औरत इतनी बाशऊर हो गई है, फिर तो ये पाकिस्तान, अब ये इलेक्शन इमरान खान का है, अल्लाह ना उससे छीने तो कोई नहीं छीन सकता। ठीक, अच्छा शेख साहब, अगर पीटीआई को सूबाई इंतखाबात में कहले के बाज़ी अक्सरियत मिल जाती है तो इसका असर ज़ाहिरी बात है लाजमी तौर पर आम इंतखाबात पर होगा। और दूसरा, अगर हुकूमत 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं कराती है तो क्या ये बात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगी? लेकिन बहुत संजीदा मूवमेंट चल रही है। 8-10 दिन की मुझे मोहलत दे दें कि दीवार के पीछे या चिलमन के पीछे या पर्दे के पीछे ऐसे राब्ते शुरू हो गए हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। एक और चीज़ शेख साहब, पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन है अप्रैल में और बाकी मुल्क में अक्टूबर या नवंबर में, ये भी तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी ना, क्योंकि दोनों सूबों में आम इंतखाबात के वक्त जो हुकूमत है वो न्यूट्रल नहीं होगी। देखें, अगर 2 सूबों में उनको ये समझ हो कि 60% सूबों में 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो सारे सूबों के पास हैं, ये बात उनको समझ आ गई है। बीच में कुछ लोग पड़े हैं, आज पहला दिन है, 1-2 दिन देखें, मुमकिन है कुछ वो तारीख से पीछे हों, कुछ हम तारीख से पीछे हों, और गवर्नमेंट डिज़ॉल्व हो जाए, असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए और इकट्ठे इलेक्शन हो जाए। एक बहुत अहम सवाल शेख साहब, बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आया कि सियासतदान बिला तफरीक हमेशा फ़ौज का सहारा लेते आए हैं और अब भी हर पार्टी अफसोस के साथ कहूँगी नजर करम के मुंतजिर है। फिर बाद में कहा जाता है जी हम तो हुकूमत ही नहीं कर रहे थे, 75 साल में भी सियासतदान अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके, पहला सवाल। और पार्लियामान कानून के दायरे में रहते हुए अपने मामलाती हल क्यों नहीं कर लेते खुद? कमजोरी तो कोई नहीं, उनका होल्ड ही बहुत है। गेट नंबर 4 की सारे सियासतदान पैदावार हैं मेरे समेत। अब मैं 10 महीने से नाराज़ हूँ, 10 महीने से मैंने खुला लिया है। तलाक की ख्वाहिश नहीं है मुझे, क्योंकि 10 महीने से मेरा कोई राब्ता नहीं है और उन्होंने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की, बल्कि बाजवा साहब मुझसे अक्सर पूछते थे कि यार ये गेट नंबर 4 किसी दिन, मैंने कहा जी अब वो बदल गया है,
मैं पुराने गेट नंबर 4 की बात करता हूँ, अब तो पता नहीं 7 हो गया कि 9 हो गया टंच बाटा की तरफ। पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है। मैं ख़ुद डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियाँ शनाख्त के रंग शनाख्त कर रहा था नवाज शरीफ के, जिस वक्त फ़ोन आया जनरल जिलानी का, और उन्होंने कहा जी वापस जाना है क्योंकि मुझे एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री मिल रही है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े मियाँ साहब को, मियाँ शरीफ साहब को। फिर एबटाबाद गए, उस वक्त नवाज शरीफ जो है तहरीक इस्तक़लाल के राब्ता कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने कहा जी कि हमें एक्साइज़ की सूबाई मिनिस्ट्री मिल रही है तो आप हमें इजाज़त दें। तो एयर मार्शल असगर ख़ान मरहूम ने कहा ठीक है आप जाएं, मुझे खुशी होगी कि आप। उसने कहा जी कि जनरल जिलानी ने हमें लंदन से बुलाया तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो यानी शेख साहब आपका मानना है कि सियासतदानों की कमज़ोरी नहीं है और जो दूसरे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ जो कमज़ोर है जो स्ट्रॉन्ग है, इसमें गलतियाँ किसकी ज़्यादा हैं, आपको क्या समझ आता है? देखें जी, क्या मैं गुजारिश करूँ, मैंने सियासत सीखी है। मेरे महल्ले में अशरफ सैंडो साहब खाकसार के बहुत बड़े लीडर थे, और उनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल हामिद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुशर्रफ साहब के। तो ये जितने टीवी लाइसेंस सेंसस जारी हुए हैं, ये जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं, सारे लोग उसके ख़िलाफ़ बातें कहते हैं, क्रॉस मीडिया ये मैंने जारी किए सदर मुशर्रफ की इजाज़त से, जिससे एक आधे चैनल को वो नहीं देना चाह रहा था, उसकी भी मिन्नत समाजत करके जारी किया। ये आज जितनी रौनक सियासत में आई है, ये उस डिक्टेटर मरहूम की वजह से आई है, वरना तो यहाँ पीटीवी के अलावा कोई, आप यकीन करें, जब मैं, अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे, मैं पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि शुरू के दिनों में जब सिर्फ पीटीवी होता था, ये वज़ीर मेरी मिन्नतें करते थे कि शेख रशीद खुदा के वास्ते कैमरे की एक झलक डालना, हमारे हलके में जो है वो पता लगना चाहिए कि हम लंदन आए हैं या हम यूनाइटेड नेशन आए हैं, हम या यहाँ आए हैं। अब तो बाहर लगी हुई है कि गाड़ी का व्हील कब घूम जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं उस वक्त की बात करता हूँ कि लोग जो है मिन्नतें करते थे कि जी हमारे पे कैमरे की एक झलक मार दें, हमारे हलके को पता लगे कि हम यहाँ आए हुए हैं। ठीक है शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी बाद ब्रेक के बाद। मैं बात करूंगी एग्जैक्ट के हवाले से और मेरे साथ मौजूद होंगे समी इब्राहिम साहब और सदीक जान। मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसमें ना कोई मुद्दई था, ना कोई सबूत और ना कोई गवाह, ना ही कोई गैर कानूनी काम जो कभी अमल में आया हो, लेकिन केस को मुसलसल तूल दिया जाता रहा और इल्ज़ाम झूठा साबित होने के बावजूद केस खारिज नहीं किया जा रहा, बरियत नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ एग्जैक्ट केस की, जो एक जाली सहाफ़ी की जाली खबर पर बनाया गया और फिर तहकीकात का आगाज़ हुआ। तहकीकात के बाद एग्जैक्ट केस के तफ्तीशी ऑफिसर, जो कि खुद मुद्दई भी था, उसने सिंध हाई कोर्ट में अपनी रिट में एतराफ़ किया कि एग्जैक्ट का तमाम काम कानूनी था, एग्जैक्ट के पास तमाम काम के लाइसेंस मौजूद थे और एग्जैक्ट में कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। अब एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये है कि जब मुद्दई और तफ्तीशी ऑफिसर एतराफ़ कर चुके हैं कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो ये केस अब तक क्यों चल रहा है? इससे तो एग्जैक्ट पर बोल की जो हक तलफी है वो हो रही है, क्योंकि जो फेयर ट्रायल है उसका मौका ही नहीं दिया जा रहा। अब यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि जिस केस में कोई भी सबूत और गवाह ना हो, उसमें बरियत की दरख्वास्त किसी भी मौके पर दी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट की ये दरख्वास्त भी मुतल्लिका जज साहब ने सुनने से इनकार कर दी है। अच्छा, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अदलिया के खिलाफ जो मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई और बोल उनकी साजिश के आगे चट्टान की तरह खड़ा रहा और इस मुहिम को नाकाम भी बनाया। बोल को अदलिया के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है और केस में बरियत की बजाय इसे मज़ीद तूल दिया जा रहा है। बोल और एग्जिट को इंसाफ का, और ये कैसे मुमकिन होगा? इस पर को चेयरमैन बोल शुएब शेख साहब का ये बयान है, ज़रा सुनिएगा, उसके बाद बात करते हैं। उफ क्या जुल्म! तो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIR नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म। ये फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी इनकी, ये मुद्दई खुद हैं, तफ्तीश भी इन्होंने खुद की। 9 जजेस ने सिंध हाई कोर्ट में नॉट बिफोर किया। इससे बढ़कर आप समझें, भरी अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बरी कर दिया।
और 2 घंटे के बाद फैसला आ गया कि जी नॉट बिफोर मी। ये तो यहाँ की रोदात थी। इस्लामाबाद के अंदर हम बरी हो गए, वहाँ पे बरियत के 102 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल हुई, अपील हमारे खिलाफ। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन है, ये 102 दिन में फाइल की। 42 दिन बाद एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह, मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानती ही नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया, ये कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ क्या जुल्म। अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ। मगर उसके बावजूद हमने कहा जी अब बरियत की दरखास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक एडीजे साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, फिर चले फिर सही, तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊँगा रोज़ाना की बुनियाद पर, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। आईओ नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं इस केस में, एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सूमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। क्या जुल्म। मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आएगा, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी, वो इस्तराब जो ख़त्म किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश करता है। जी, तो इस केस और इससे जुड़ी हकीकत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ से एंकर पर्सन तजियाकार समी इब्राहिम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, मैं आपकी इजाज़त से समी साहब से शुरू करना चाहूँगी। समी साहब, आपका इस केस पर और कानूनी मामलात पर एक वसी तजर्बा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर इस केस में क्यों बरियत नहीं मिल रही है, जब ना कोई गवाह है, ना ही कोई सबूत है, और तफ्तीशी अफसर जो है उसका भी तहकीकाती रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला सियासी है जी। इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूँगा, इसकी जो हिस्ट्री है, एग्जैक्ट पिछले कई सालों से, ये 2004 से गालबन बिजनेस कर रही है, लेकिन उन्होंने बोल टेलीविज़न लाने का ऐलान किया शायद 2012-13 में। जैसे ही बोल को लाने का ऐलान किया और पाकिस्तान में मीडिया के बड़े बड़े नाम इस ग्रुप के साथ वाबस्ता हुए, और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान फ़र्स्ट, और उसके साथ साथ हम जो मीडिया के अंदर जो लाइफस्टाइल है उसको हम चेंज कर देंगे, जर्नलिस्टों के लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे। तो वो बड़े बड़े मालकान जो मीडिया पर काबिज़ थे और पिछले कई सालों से, दहाइयों से वो सारा कंट्रोल किया हुआ था, उन्होंने एक साजिश की। और उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, चौधरी निसार साहब थे। 4 घंटे के अंदर अंदर डेक्लन वॉल्श से ये स्टोरी छपवाई गई, जो पर्सोना नॉन ग्रेटा था, जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश की, और उसको निकाल दिया गया। 4 घंटे के अंदर अंदर रेड हुए, बंदे गिरफ्तार हुए, एविडेंस मिला कराची में, और उसके चंद घंटों के बाद सब कुछ इस्लामाबाद में कंप्लीट कर दिया गया। इंसाफ इसलिए नहीं मिला कि इस केस को रखा गया ब्लैकमेलिंग के लिए। अभी आप फैक्ट्स बयान कर रही थी, आपने शुएब शेख साहब की भी सुनवाई कि जज है, एक जज कहता है कि मेरे सामने बात कही कि पैसे आए हैं, और किसी ब्रिगेडियर साहब ने दिए, ना कोई FIR कटी, ना कहीं उसकी तहकीकात हुई। और जिस जज ने फैसला किया था वो चला गया हाई कोर्ट में, उसने अपनी मुअत्तली, अपनी एक्सपेल्शन के खिलाफ अपील की और कहा कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मुझे बताएं, कुछ सबूत दें कि मैंने पैसे लिए। और जिस जज ने कहा था, खुद आपने सुना कि वो मिसकंडक्ट में फारिग हो गया, लेकिन बोल का मुकदमा रिमांड हुआ, सुनाया गया। अभी भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वकील आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, लेकिन वहाँ पर
ये कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल वकील साहब भले हैं या नहीं है, हमने इस केस को ख़त्म करना है, ख़त्म नहीं करना, हमने आपको सज़ा सुनानी है। तो ये एक इसका ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान में जो जंग है मीडिया की आज़ादी की, अदलिया की सुप्रीमेसी की, पाकिस्तान में तब्दीली की, उससे गहरा ताल्लुक है। बोल रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उन मजलूमों को जो अपने हकूक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उनको अभी तक हक नहीं मिला, हमें भी हक नहीं मिला, उनकी भी कोशिश जारी है, हमारी भी कोशिश जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस हवाले से फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। ठीक है जी, सदीक आपकी तरफ आ रही हूँ। आप भी रिपोर्टिंग का वसी तजुर्बा रखते हैं, ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टिंग का। तो जब मुद्दई ही केस में एतराफ़ कर ले कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तमाम झूठे थे, तो केस कैसे चलाया जा सकता है? क्या ये एग्जैक्ट बोल के साथ ज़्यादती नहीं है? देखिए, इस केस में 4-5 चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं। पहले तो आप ये देखें कि एक FIR कटी कराची में, और उस FIR के एक हफ्ते बाद एक और FIR कट गई इस्लामाबाद में। एक्यूज सेम हैं, जो इल्ज़ामात हैं वो सेम हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि एक ही मामले पर 2 FIRs नहीं कर सकती। फिर उसके बाद देखें, मुद्दई खुद कह रहा है कि कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई मुतासर अफरीक नहीं आया, कोई शिकायत कुनिंदा नहीं आया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया भर से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। फिर तीसरा देखें कि मामला जाता है सिंध हाई कोर्ट में, 9 जजेस, मौजूद जजेस कहते हैं नॉट बिफोर मी। एक बेंच आके फैसला सुनाता है, चैम्बर में जाते हैं, दोबारा आके कह देते हैं नॉट बिफोर मी। फिर आप ये देखें कि इसी केस में बरीयत होती है इस्लामाबाद से, और उसके बाद अपील के लिए जो टाइम है वो गुजर जाता है, और 102 रोज़ बाद अपील जो है वो सबमिट हो जाती है। इसी केस में जो बरीयत की दरख्वास्त है, और बरीयत की दरख्वास्त के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए और फैसला महफूज हो जाए, उस वक्त भी बरीयत की दरख्वास्त आएगी, तो पहले बरीयत की दरख्वास्त पे फैसला होगा। उस पर भी जज साहब कहते हैं कि नहीं जनाब, मैंने इसलिए फैसला नहीं करना, और बुनियाद क्या बनाई जा रही है कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई लेटर आया है, और वो लेटर को कौन करें? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब। और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी मामला देखना चाहिए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी देखना चाहिए कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके, सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके, और फेयर ट्रायल का जो हक है वो छीना जा रहा है। फेयर ट्रायल करें, आप मेरिट पे केस चलाएं और आप फैसला करें, बरीयत की दरखास्तें उसके ऊपर फैसला करें। कुछ भी नहीं है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था परसों जी मिफ्ता इस्माइल साहब को। मिफ्ता इस्माइल साहब फरमाते हैं कि जनाब पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की वजूहात में से एक वजह यह है कि आज पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स $2 अरब हैं, और इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स $150 अरब हैं। $148 अरब का फ़र्क है। उन्हीं की हुकूमत थी 2014-15 में, जब एग्जैक्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन, जो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक IT एक्सपोर्ट्स 82% IT एक्सपोर्ट्स जो है वो एग्जैक्ट की थी। अब मुझे बताएं, जब आप IT एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के साथ ये जुल्म और ज्यादती करेंगे, और चौधरी निसार ये मानते हैं कि मीडिया हाउसेस के मालकान चले गए थे शायद मियां साहब के पास, इसलिए ये सारा खिलवाड़ किया गया, इसलिए ये सारी नाइंसाफी और जुल्म किया गया। अब जब आप ये करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर यही हाल होगा ना IT एक्सपोर्ट का, कि $148 अरब का फ़र्क है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, पाकिस्तान के नौजवानों की जो सलाहियतें हैं, आपने चंद मीडिया मालकान की ख्वाहिश के ऊपर आपने जो जुल्म किया, और अभी भी जो जुल्म जारी है। तो इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से हमारी अपील है कि वो इस सारे मामले को देखें, और मेरिट के ऊपर केस चलना चाहिए, बरीयत की दरख्वास्त पे मेरिट पे फैसला होना चाहिए, और इंसाफ जो है वो ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ठीक है, आपने बरीयत की दरख्वास्त का जिक्र किया, मेरिट का जिक्र किया। समी साहब ये सवाल लेके मैं आपके पास आ रही, जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि जब कोई गवाह और सबूत नहीं हो तो बरीयत की दरख्वास्त किसी भी वक्त दायर की जा सकती है समी साहब, लेकिन 3 दरख्वास्तें पेंडिंग छोड़कर एक ही दिन जो तमाम गवाहान हैं उनको पेश करने का कहना और केस चलाना, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने फैसले में ये कह चुके हैं कि जहाँ पर जुर्म ना हुआ हो, फौरी तौर पर किसी भी स्टेज पर बरीयत हो सकती है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो उनके फ़ैसले हैं, अगर उनको वो इन्फोर्स नहीं करवा सकती, तो फिर पाकिस्तान में ये एक बड़ा क्राइसिस है। इंडिया में जो अदालतें हैं उनकी जो कार्रवाई ऑनलाइन दिखाई जाती है, उसमें कई दफ़ा हमने देखा है कि कुछ ऐसे केसेस जिनके बारे में उन मामला में अदालतें पहले फ़ैसला कर चुकी हैं, अगर कोई नया केस भी आता है तो वो वकील को भी जुर्माना करते हैं कि जनाब ये मैटर तो हम सेटल कर चुके हैं। अब इस मैटर में कोई आपके पास कंप्लेनेंट नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कह रहा है जुर्म हुआ ही नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है, तो उसके बाद इस केस को चलाने का मकसद क्या है? और फिर ख़ास तौर पर जैसे आप कह रही हैं कि इतनी उजलत कि आपको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा फेयर ट्रायल का, और एक आप ब्लैकमेल कर रहे हैं लेटर बना के कि जनाब ये फ़लाँ चीफ जस्टिस ने कहा, फ़लाँ चीफ जस्टिस ने कहा। तो ये एक खिलवाड़ है इंसाफ के साथ, और इसकी बुनियादी वजह यही है
कि बोल जिन चीज़ों पे स्टैंड कर रहा है, बोल जिन चीज़ों का प्रचार कर रहा है, जिन चीज़ों के लिए खड़ा है, मसलन अगर आप मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में को बात करते हैं, इजाज़ुल एहसन साहब के बारे में, उमर तात्याल के बारे में, मुनीब साहब के बारे में, किसी के बारे में, इवन काजी फायजिया साहब के बारे में भी किसी के बारे में बात करते हैं, गलत बात, हम बोल जो है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम अदलिया में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम अदलिया में डिवीज़न नहीं चाहते, हम तो ये कहते हैं कि ये इदारे हैं, उनका एहतराम करें, इज़्ज़त के लिए खड़ा, और हम उनको एक्सपोज करते हैं जो ये सब कह रहा है, ये हमारा जुर्म है। तो हम तो यही हमारी दरख्वास्त होगी एंड पे, फिर यही अपील होगी चीफ जस्टिस साहब से कि अपने जो आपके फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इन्फोर्स करें, और बरियत जो बिल्कुल अभी बनती है इसलिए कि कोई जुर्म ही नहीं हुआ, उस फैसले को इन्फोर्स करवाएं। ठीक। अच्छा सदीक, बहुत सी चीज़ें समी साहब ने भी बड़ी क्लियर की, और बोल न्यूज़ से जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बड़ी नाराज़ी है, क्योंकि हम सब पार्टियों को बराबर कवरेज देते हैं, यानी किसी के साथ भी हम ज़्यादती नहीं करते हैं। और एक अहम बात कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया की और जजेस की इज़्ज़त के लिए खड़े हैं, उनकी किरदार कुशी हम बर्दाश्त नहीं करते, जैसे कि समी साहब ने भी कहा। तो क्या बोल को इस बात की सज़ा दी जा रही है? देखिए, बोल के जराइम तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि अरशद शरीफ साहब को कोई और चैनल नहीं बोलने दे रहा था, बोल वो ज्वाइन कर चुके थे, और फिर उनको जो शहीद किया गया उसके बाद से अब तक हम सवाल भी उठा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और उनके इंसाफ के लिए खड़े भी हैं। इमरान रियाज खान साहब एक चैनल ज्वाइन करते हैं, ऑफेयर कर दिए जाते हैं, और इमरान रियाज खान साहब आप बोल पर बोल रहे हैं। समी इब्राहिम साहब निशाना हैं, समी इब्राहिम साहब बोल पर बात कर रहे हैं। जमील फारूकी के साथ जो कुछ किया गया वो आपके सामने है, मखदूम साहब आपके सामने हैं। बोल जो है वो अदलिया के ऊपर जो वार हो रहे हैं वो चीज़ें नहीं चला रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सुप्रीम कोर्ट के अहाते से, और सारे चैनल्स लाइव जाते हैं, बोल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस पर हमले थे, और उनके खिलाफ झूठ था, बकवास था। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर इल्ज़ाम थे, बोल ने तो नहीं चलाया। बोल ने जो उसके बाद जो कंपेन चलाई जा रही है कि इश्तिहारात लो, अदलिया के ऊपर हमलों में शामिल हो जाओ, वो बोल नहीं कर रहा। तो ज़ाहिर है ये जुर्म तो बहुत ज़्यादा हैं। जब आप आवाम की राय दिखाएंगे, अवामी जज्बात दिखाएंगे, जब आप आइन के साथ खड़े होंगे, आप कहेंगे कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, जब आप कहेंगे कि ये हुकूमत गलत बयानी कर रही है कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते, जब आप ये, फिर एक और चीज़ जो आपने की वो ये है कि वज़ीर कानून बता रहे थे कि जी ये 4-3 का फैसला है, और हमने जब वज़ीर कानून साहब के उस्ताद मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब को लिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरा शागिर्द एक दिन ऐसा आएगा कि मुझसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, और आप जब बताएंगे कि ये कितनी मज़े का खेज वज़ीर कानून ने बात की, तो जराइम तो बहुत ज़्यादा है। जब आप आवाम की बात करेंगे, आवाम के मुश्किलात की बात करेंगे, और आप महंगाई की बात करेंगे, आप बेरोज़गारी की बात करेंगे, आप तबाही और बर्बादी की बात करेंगे, मुल्की इदारों के साथ जो हो रहा है वो बात करेंगे, तो ज़ाहिर है जुर्म तो बहुत बड़े हैं, नहीं छोटे जुर्म तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। समी साहब आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए, ये जो कहानी है बोल के ऊपर, इस वक्त जो कुछ हम पे गुजर रही है, ये गुजर इसलिए रही है, दबाव क्या है? दबाव ये है कि आप अदलिया का साथ छोड़ें, आप इमरान खान के जो जलसे दिखाते हैं वो दिखाना बंद करें। आप एक लिस्ट है, इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें। अगर ये सारे काम हम कर लें तो घंटों में बोल के ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, और आप सुख और चैन से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आप ये बिज़नेस कर सकेंगे। लेकिन ये मैं बताते हुए बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि हमने ऑफ़र किया कि जनाब कोई आप इसको न बनाए मसला, हम खुद चले जाते हैं। शुएब साहब ने ये कहा कि ये कुछ भी ना रहे, ये मुल्क जो है इसने हमें आइडेंटिटी दी है, इसने हमें इज़्ज़त दी है, यहाँ पर हमने कारोबार किया, और इस वक्त ये मुल्क हमसे डिमांड कर रहा है कि हम उसके लिए करें। इस मुल्क ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, हमने क्या दिया है? तो निज़ाम की तब्दीली की जो जंग है वो हम जारी रखे हुए हैं। ये जो मैं और आप स्क्रीन पर इस वक्त बात कर रहे हैं, या जो सारा सच दिखाते हैं, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि इसके ओनर्स, इसकी मैनेजमेंट अपने ऊपर सारे दुख बर्दाश्त करती है, अकाउंट्स फ्रीज़ होते हैं, और इसके बावजूद वो अपने इस मौक़िफ़ पर खड़ी है। और फिर एक और बात मैं कहूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ बोल के मुलाज़मीन को। आपको पता है इस वक्त भी हमारे साथ क्या हो रहा है, कितना कुछ हमारा इन्होंने बंद किया हुआ है, कितनी हमें जो पेमेंट्स हैं ये लेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर हैं उन बेचारों को पता नहीं किस तरह मुश्किल से वो गुजारा करते हैं, और कहीं पर क्या क्या उन्हें डिले का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो इसके साथ खड़े हैं, और हम ये जंग जारी रखेंगे। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान पे रहम फरमा, और हम जज साहबान से भी ये कहते हैं कि आप देखें और
बोल अपना हक मांग रहा है, हमें इंसाफ दें। हमें इंसाफ दें, बोल अपना हक मांग रहा है। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका भी, सदीक जान। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।